नमस्कार, महाराष्ट्र राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता की बात। अलवर से बड़ी खबर। इस वक्त की पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बिजली कर्मचारियों पर हमला किया था। बहरोड में, बता दें आपको, बिजली कर्मचारियों पर कल हमला हुआ था। हमलावरों ने कल गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की थी। अब तक एक आरोपी अभी फरार है। आरओ प्लांट पर चोरी की सूचना पर टीम पहुंची थी, जिसके बाद टीम पर हमला किया गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। बिजली विभाग की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई थी। बहरोड के बाधड़ी मोहल्ले की ये घटना थी। पुलिस ने अब 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया था बहरोड में कल। आरओ प्लांट पर चोरी की सूचना पर टीम यहां पहुंची थी, जिसके बाद टीम पर हमला किया गया। शर्मा एक्शन साहब की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें मुख्य आरोपी जगदेव, वीरेंद्र और राजेश, इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य मुलजिमान की तलाश जारी है। सर, किन धाराओं में मामला दर्ज करा? राजकार्य बाधा और 3 PDP एक्ट। राजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, कितने आरोपी थे? नामजद आरोपी कितने थे? 3 की गिरफ्तारी हुई है। जी, अभी तक पुलिस के द्वारा जो 3 आरोपी हैं, संदीप, वीरेंद्र और राजेश, को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अभी इस मामले में एक नामजद सहित कुछ अन्य और आरोपी हैं जिनके नाम जो पुलिस की के साथ जो टीम गई थी उनको नाम नहीं बता पाई है। लेकिन पुलिस के अनुसार अभी 4 से 5 लोग और हो सकते हैं इस मामले में, क्योंकि आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया था। लेकिन पुलिस के द्वारा आज 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि आज सुबह से ही बिजली कर्मचारियों के द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया, उसके बाद सामूहिक इस्तीफे सौंपे गए। उसको लेकर के कहीं न कहीं पुलिस पर बड़ा दबाव था कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। अन्यथा बिजली निगम के अधिकारियों के द्वारा बहरोड में बिजली की सप्लाई बंद करने की धमकी भी दी गई थी। इसे देखते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि कुछ टीमें अभी भी पुलिस की लगी हुई हैं अन्य आरोपियों की तलाश में। बिजली कर्मचारी संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? जी, पुलिस बिजली कर्मचारियों के द्वारा अभी भी उच्च अधिकारियों को इस्तीफे, सामूहिक इस्तीफे सौंपे गए हैं। उनकी मांग है कि यहाँ पर पिछले 2 से ढाई महीने में 5 हमले टीम पर हुए हैं जो बिजली चोरी रोकने गई है। उनके द्वारा अभी ये तय किया गया है कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो किसी भी क्षेत्र में सतर्कता, बिजली की जो चोरी है उसे रोकने के लिए नहीं जाएंगे। पुलिस के बिना बिजली की चोरी रोकने के लिए टीम नहीं जाएंगी और अनैतिक उनके ऊपर जो दबाव बनाया जाता है, इसलिए स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। ज्यादातर जेईएन वहां पर अभी भी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये कदम राजेंद्र अब तक उठाया क्यों नहीं गया? आप कह रहे हैं 2 ढाई महीने में ही 5-6 बार हमले हो चुके हैं, तो अब तक इनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? जी, बहरोड में लगातार इस तरीके के मामले आने के बाद पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन जिस तरीके से जैसी टीम जब जाती है तो उसके बाद उन पर हमला किया जाता है। अगर पुलिस को साथ लेकर के जाए तो उनकी जो कार्रवाई है उसके फेल होने की संभावना कुछ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सुबह जल्दी जाकर के टीम या तो दबिश देती है, मुखबिर की सूचना से मिलती है, तब उस समय। चलिए, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो 3 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहरोड में बिजली कर्मचारियों पर कल हमला हुआ था। कुछ नामजद आरोपी अभी भी हैं जो फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और बड़ी खबर जयपुर से, एसीबी को मिली बड़ी कामयाबी। घूस लेते हुए एक बाबू को ट्रैप किया एसीबी ने। 30,000 की रिश्वत लेते इसे गिरफ्तार किया। झालाना के टैक्स ऑफिस में यह कार्रवाई की गई। बड़ी खबर जयपुर से। राकेश गोसाई मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, कैसे ये कार्रवाई की गई, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कोई शिकायत के आधार पर? राकेश से फिर से जुड़ेंगे हम। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, एसीबी को बड़ी कामयाबी मिली है। सौरभ जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सौरभ, किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? हेलो सौरभ, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि ये एसीबी की आज जयपुर में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भी कार्रवाई आज सुबह एसीबी ने की थी और अभी झालाना स्थित कमर्शियल टैक्स ऑफिस में ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी को
एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 34,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने उसे दबोचा है और कर निर्धारण करने की एवज में जो है वो रिश्वत जो है वो उसने बाबू ने मांगी थी और फिलहाल एसीबी जो है वो जालाना ऑफिस में लगातार जो है वो पूछताछ आरोपी से कर रही है। पीड़ित ने मामला एसीबी के सामने दिया था कि इसके जो कर निर्धारण है उसको लेकर जो कमर्शियल टैक्स ऑफिस का जो बाबू है वो लगातार उससे रिश्वत मांग रहा था और आज एसीबी ने इस पूरे मामले का सत्यापन करते हुए 34,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। जी, इस बाबू के बारे में कुछ पता चल पाया, इसका इतिहास क्या कहता है? देखिए, जो जानकारी फिलहाल मिल पा रही है, ये एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत था। इससे पहले जो है वो ऐसे इस पर कोई आरोप जो है वो नहीं लगे, लेकिन इस बार क्योंकि जो पीड़ित था वो एसीबी के पास पहुंचा और उसने बताया कि उसके साथ इस प्रकार से रिश्वत जो है वो मांगी जा रही है, कर निर्धारण करने की एवज में उससे रिश्वत मांगी जा रही है। तो शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो कर निर्धारण के लिए इस बाबू ने रिश्वत की डिमांड की और 30,000 लेते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। झालाना में कमर्शियल टैक्स ऑफिस में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। और जयपुर में एसीबी की एक और कार्रवाई। जीपीएफ विभाग के बाबू को ट्रैप किया है। एसीबी ने 3,000 की रिश्वत लेते इसे ट्रैप किया। एसीबी के अधिकारी यहां कार्रवाई कर रहे हैं। एक के बाद एक जयपुर में एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। एक और कार्रवाई हुई एसीबी की। जीपीएफ विभाग के बाबू को ट्रैप किया और ये भी रिश्वत लेते हुए 3,000 की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया है। एसीबी के अधिकारी यहां अब इससे पूछताछ कर रहे हैं। और अब बात एक अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन की। भीलवाड़ा के बिजली कार्यालय सिक्योर मीटर्स एंड सर्विसेज कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र थाली में खून लेकर बिजली बिल कलेक्शन करने वाली कंपनी के कार्यालय में पहुंच गए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि सिक्योर मीटरिंग कंपनी आम लोगों का खून चूस रही है, इसलिए खुद ही खून लेकर पहुंचे हैं ताकि कंपनी खून पीकर अपनी भूख शांत कर सके। परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिजली कंपनी लॉकडाउन पीरियड में बंद दुकानों के बिजली बिल मांग रही है और उसने वर्तमान बिल में पहले का बकाया जोड़कर भेज दिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत किया। वहीं परिषद कार्यकर्ताओं ने सिक्योर मीटर्स एंड सर्विसेज के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। के अंदर जो सिक्योर द्वारा जो जनता का खून चूसा जा रहा है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपना खून निकाल करके इन खून पिचासों को खून पिलाने के लिए हम आज आए हैं। हमने इनको कहा है कि आप जो बिल के रूप में जनता का खून चूस रहे हो, आप सीधा सा हमारा ये खून ले लीजिए और इसको पी लीजिए। झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर। बीएलओ शिक्षकों में नाराजगी। शिक्षक खाद्य सुरक्षा सर्वे में ड्यूटी लगाने पर नाराज हैं। नाराज शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। जल्द एसडीएम के आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। शिक्षकों की नाराजगी पहली बार नहीं है तरुण, इससे पहले भी बार बार इनके खिलाफ जब आदेश निकाला जाता है तो इनकी नाराजगी सामने आती रही है। अब कलेक्टर की तरफ से क्या कोई आश्वासन मिला है इन्हें? सारे मामले में जो बीएलओ शिक्षक हैं उनकी नाराजगी ये थी कि इस तरह का सरकार का कोई आदेश नहीं है, लेकिन जो झालावाड़ की एसडीएम है उन्होंने अपने स्तर पर खाद्य सुरक्षा सर्वे में इन बीएलओ शिक्षकों की ड्यूटियां लगाई है, जबकि बीएलओ शिक्षकों का कार्य जो निर्वाचन विभाग का कार्य है उस तक सीमित है। लेकिन उसके बावजूद जो अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसमें क्वारंटाइन सेंटर के साथ साथ जो अन्य जो ग्रामीण समितियां हैं वहां पर भी शिक्षक ड्यूटी कर रहे हैं और बीएलओ की जो उनकी ड्यूटी है वो अलग से है। और उसके साथ जब अब खाद्य सुरक्षा सर्वे में भी उन पर ये जो काम का बोझ डाला जा रहा है, इससे शिक्षकों की खासी नाराजगी है। और आज जो झालरापाटन ब्लॉक के जो सैकड़ों शिक्षक थे बीएलओ, वे झालावाड़ में जिला कलेक्टर से मिनी सचिवालय पहुंचकर मिले और इस सारे मामले में ज्ञापन जो उन्होंने कलेक्टर को सौंपा है। और जो एसडीएम का ये जो आदेश जारी हुआ है
इसको जल्द वापस लेने की मांग की है। सुमित, ठीक है, शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए। नाराज शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां सरकारी विद्यालय और संस्थान बंद हैं, वहीं दूसरी ओर अजमेर में एक निजी स्कूल ने कक्षा 9 और 11 की पूरक परीक्षा का आयोजन किया। सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंत पुलिस को भेजकर परीक्षा स्थगित करवाई है। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट विशाल दवे ने जिला शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। वहीं स्कूल का कहना है कि उसने सीबीएसई के निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरक परीक्षा ली है। स्कूल को परीक्षा आयोजित करने से पहले स्कूल को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए थी। स्कूल में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पे यहाँ आए थे। तो इन्होंने बताया कि साहब हमने 48 बच्चों के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम थे वो कंडक्ट किए हैं। इनसे पूछा गया कि किसके आदेश से आपने कंडक्ट किए हैं, तो वो बता रहे हैं कि सीबीएसई की जो गाइडलाइन है उसके आधार पे हमने कंडक्ट किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक टीम भेजी है। टीम की जो बस फैक्चुअल रिपोर्ट है उसके आधार पे जो भी कार्रवाई आगे की है वो की जाएगी। और बड़ी खबर, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, मरकज में शामिल विदेशी नागरिकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। 1-2 साल के लिए नहीं, पूरे 10 साल के लिए इन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है। 960 से ज्यादा विदेशी नागरिक हुए ब्लैक लिस्ट। बड़ी खबर। शैलेंद्र वांगू नेशनल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, करीब 1000 विदेशी नागरिक ब्लैक लिस्ट, बड़ा फैसला। बिल्कुल बड़ा फैसला है। हमने ये देखा है कि मरकज की वजह से देश में बहुत बड़ी तादाद में और देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना का संक्रमण पहुंचा था। यहां तक कि आपको ये बता दें कि असम में जो इकलौता केस था, अरुणाचल में जो इकलौता केस था, वो भी मरकज की वजह से वहां पर पहुंचा था। तो ऐसे में सरकार ने यह पाया था कि मरकज की जो गतिविधियां रही है प्रतिबंधों के बावजूद वो जारी रही, जिसके चलते कोरोना के संक्रमण में इजाफा हुआ। तो ऐसे में अप्रैल के महीने में ही गृह मंत्रालय की तरफ से फैसला ले लिया गया था कि 960 विदेशी नागरिकों को, जिसमें अधिकतर नागरिक मलेशिया से हैं और आसियान देशों से हैं, तो उनको अप्रैल के महीने में ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। लेकिन आज जो बड़ी खबर यह है कि इनको 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यानी कि अब अगली बार अगर इनको भारत आना हो तो 2030 के बाद ही ये इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, लेकिन 10 साल तक अब ये भारत नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि विदेश मंत्रालय की तरफ से इनमें लगभग सभी नागरिकों को काउंसिल एक्सेस भी दी जा चुकी है, इनकी एम्बेसीज को जहां के ये नागरिक हैं। जी शैलेंद्र, जिम्मेदार अधिकारियों के लिए भी कुछ फैसला आएगा जिनकी नाक के नीचे इतने लोग इकट्ठा हुए? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर देखा जाता रहा है कि जो लोकल थाना है वो भी लगातार उनसे संपर्क में था। उनसे कहा जा रहा था कि वो इस तरह की गतिविधि में शामिल ना हो, अलाउ ना करें इस तरह के गैदरिंग को। लेकिन उसके बावजूद ऐसी गैदरिंग होती रही। मौलाना साद को लेकर भी लगातार कोशिशें जारी हैं उनको, उसको पकड़ने को लेकर। लेकिन इसी बीच जो विदेशी नागरिकों का जो एंगल है उसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अगले 10 सालों के लिए उन पर भारत आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर बता रहे थे 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, इन्हें भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और 1-2 नहीं, 10-15 नहीं, 960 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया है। मरकज में शामिल हुए थे विदेशी नागरिक और गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेकर इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया। आने वाले 10 साल के लिए ये भारत नहीं आ पाएंगे। श्रीगंगानगर में कोतवाली थाना क्षेत्र के पौष इलाके डी ब्लॉक में गुरुवार को दिन दहाड़े लूट के इरादे से 5 बदमाश एक घर में घुस गए। घरवालों के विरोध करने और शोर मचाने के बाद हथियारबंद बदमाश भागने लगे। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने 3 बदमाशों को धर दबोचा, लेकिन 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है और बदमाशों से पूछताछ कर मामले की जानकारी ले रही है। 4-5 जाने थे, ये चोरी कर रहे थे, पकड़ा गए थे। इसको कहते चोर चोर। हमने जाके कमल की दुकान से जाकर हमने इसको एक जाने को मैन को पकड़ लिए थे। सरदार मेरे हाथ से छूट गया बिल्कुल। अच्छा, पिस्तौल था इनके पास? इनके पास गन भी थे, चाकू भी थे, सब कुछ थे। अच्छा, घर में घुसे थे क्या ये? सर। अच्छा, भागे कैसे तो फिर ये? भागे यहाँ से, भागे एक गली में से। जब चोर चोर कह रहे थे, जब हम जाके हमने पकड़ लिए इनको। कितने जने पकड़े गए हैं? 3 जाने सर जी।
पाली के रोहट उपखंड के कई गांव पिछले कई सालों से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक पेयजल समस्या को दूर करने की कोशिश नहीं की। नेताओं ने भी चुनावी वादे हवा करते हुए आज तक इनका रुख नहीं किया। इन गांवों के लिए गर्मी के 3 महीने किसी सजा से कम नहीं है। जवाई बांध में पर्याप्त पानी होने के बावजूद इन गाँवों में पाइपलाइन से पानी सप्लाई नहीं होने से गर्मी में पानी का अकाल पड़ जाता है और ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। गांव में बहुत परेशानी है। आप सरकारी टोका क्यों बनाया भाई साहब? आप मोदी बनाया टोका दे, टोका आपके घर ले जाओ। मेरे कोई फायदा नहीं करिया है। आज रात रो मरता है, रोज 100 मटकियों फूटता है। कुमारे फायदो है, मारो गरीबों को कोई फायदो है? टाबर टाइम टाइम स्कूल जाए तो खुजली होती है। हिनोन क्या करे? आपको गटर बनाओ, गटर बनाए ना करो कोई में। प्रदेश में निजी बस संचालकों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है। ये संचालक 6 महीने का रोड टैक्स माफ करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसे लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भरोसा दिलाया है। उम्मीद की जा रही है कि इनकी मांगों पर जल्द ही सहमति बन जाएगी। टीवी स्क्रीन पर इस हड़ताल की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर, टोंक और प्रतापगढ़ की तस्वीरें हैं। निजी बसों के पहिए यहाँ थमे हुए हैं। श्रीगंगानगर में अनलॉक 1.0 में राज्य सरकार ने रोडवेज और निजी बस ऑपरेटर्स को बसों के संचालन की अनुमति दे दी, लेकिन निजी बस ऑपरेटर्स ने अभी तक बसें नहीं चलाई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल निजी बस ऑपरेटर पिछले 3 महीने से टैक्स माफ करने, आगे के 3 महीनों में टैक्स में छूट देने और बीमा और फिटनेस की अवधि को 3 महीने तक बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं। ना तो कोई तनख्वाह मिल रही है, ना कोई खर्चो मिल रहा है। ये मित्र थोड़ी सी स्कीम मैंने बताई कि भी ड्राइवर का लाइसेंस के ऊपर है पैसा दिया जाएगा, वहाँ मना कर दियो जी क्या फार्म भरी जाए को नहीं। अब 3-3 महीने का साहब भूख मरता है, बच्चा पाल पोषण किया करा। पहला बोले मालिक थाने पैसा देसी, ना कोई मालिक देवे, घरे बेला बैठे है जी। और लॉकडाउन वहाँ पर ही ज़्यादा आ गया जो और कहीं पर आया को नहीं जी। खबर जोधपुर से। जोधपुर के देवनगर में पुलिस वालों और एक युवक के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि मास्क नहीं पहनने पर पुलिस वाले लोगों का चालान काट रहे थे। इस दौरान एक युवक उनका वीडियो बनाने लगा। पुलिस वालों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने युवक से मोबाइल छीनने के बाद उसे जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, कैसे युवक को पुलिस वालों ने अपने, देखिए किस तरह पहले इसको पीटा जा रहा है। 2-3 पुलिसकर्मी इसे पकड़ते हैं और फिर जमकर इसकी पिटाई करते हैं। इसका गिरेबान पकड़कर हाथापाई दोनों तरफ से पुलिस वालों में और इस युवक के बीच जमकर हाथापाई हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और देखिए किस तरह से अपने पैरों में दबाकर पुलिस वाले इसकी छाती पे चढ़ गए और फिर इसकी जमकर पिटाई। कल के सामने प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मी लॉकडाउन उल्लंघन के खिलाफ कार्यवाही कर रहे थे, तब एक शख्स जो बिना मास्क लगाए बैठा था वो पुलिसकर्मियों से उलझ गया और उनसे झगड़ा करने लगा और उनकी नेम प्लेट और वर्दी वगैरह फाड़ दी और नेम प्लेट उखाड़ दी और मारपीट की, जिस पर पुलिसकर्मियों द्वारा, जो प्रतापनगर थाने के पुलिसकर्मी उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, ये कुश्ती की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को इस कुश्ती का इनाम मिला या नहीं? नूरा कुश्ती जो है बीच सड़क के बीच में हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को काबू करने के लिए 3 पुलिस वाले उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद उसको घुटनों और पैरों के नीचे दबाकर उसको काबू किया जाता है और एक पुलिस कर्मचारी जो है उसके हाथ से मोबाइल छीनकर अपने जेब में डालता नजर आ रहा है। ये पूरा मामला जो है, इसमें पुलिस का आरोप है कि इसने पुलिस के साथ मारपीट की, लेकिन तस्वीर कुछ और बयां करती है। हालांकि इसने पुलिस पर हाथ उठाया ये भी दिख रहा है, लेकिन इस कहानी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जी सवाल मेरा वही है चंद्रशेखर, क्या उच्चाधिकारियों से आपने बात की, इन पुलिस वालों को इस कुश्ती का इनाम कब मिलेगा? जी निश्चित तौर पर हमने जो है उच्च अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पाया। थोड़ी देर में उनसे बात होगी और जो भी इस पे कार्रवाई होगी उसके बारे में जो है आगे अपडेट लिया जाएगा। जी इस युवक से आपने बात करने की कोशिश की? जी निश्चित तौर पे हमने इस युवक से बात करने का प्रयास किया, लेकिन जो ये पुलिस कस्टडी में था, ऐसे में जो है वहाँ पे अधिकारियों ने बात करने नहीं दिया
और वो अपना जो पक्ष रख नहीं पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह का मामला जो है एक अमेरिका में भी पेश आया था, जिसमें एक युवक को जो है घुटनों के द्वारा दबाया गया था, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद एक व्यापक हिंसा हुई थी। कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो ये रवैया है, ये जो है मानवतापूर्वक नहीं है, ये बहुत ही जो है क्रूर रवैया इसको काबू करने के लिए पुलिस ने अपनाया। ये आमजन में सुरक्षा की भावना पैदा करने का एक ये तस्वीर एक वानगी है पुलिस वालों की, किस तरह से सुरक्षा की भावना पैदा करती है। सिर्फ एक बात नागवार गुजरी इन पुलिस कर्मियों को, खाकी वर्दी वालों को, कि ये वीडियो बना रहा था ये युवक पीली टी शर्ट में जो दिखाई दे रहा है आपको, और ये बात इन खाकी वर्दीधारियों को नागवार गुजरी और इन्होंने दिखा दिया इसे अपनी वर्दी का रौब। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। "26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network." "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर मोक्ष कलश रथ बसों के जरिए अस्थि कलश विसर्जन का सिलसिला जारी है। कोटा से 3 बसों में 69 अस्थि कलश लेकर 137 यात्रियों को हरिद्वार रवाना किया गया। इससे पहले तमाम यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 2 घंटे पहले बस स्टैंड पर सभी को बुलाया गया। इस मौके पर सभी यात्रियों ने इस सुविधा के लिए सीएम गहलोत का आभार जताया। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि कल भी 2 बसों को हरिद्वार भेजा जाएगा। लॉकडाउन लगा हुआ था, उस बीच में जो भी व्यक्तियों की स्वर्गवास हुआ है, आज उनके परिवारजन मोक्ष कलश हरिद्वार लेकर के जा रहे हैं। काफ़ी संवेदनशील विषय है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं दिवंगत आत्माओं को। जो परिवारजन जा रहे हैं उनको रास्ते के लिए, जिनके पास मास्क नहीं, उनको मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। बारा के अंता में 2 कॉलोनियों के पास खाली पड़े मैदान में बिना मुंडेर का कुआं खुले रूप से मौत को न्योता दे रहा है। यहाँ खेलने वाले बच्चे कभी भी इसका शिकार बन सकते हैं, लेकिन प्रशासन बेखबर बना हुआ है। बुधवार को भी क्रिकेट खेलते समय एक गेंद कुएं में चली गई थी, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। इसी तरह से कुछ दिन पहले भी लड़ाई झगड़े के चलते एक बच्ची इस कुएं में कूद गई थी, लेकिन समय रहते आसपास के लोगों ने बच्ची को कुएं से निकाल लिया और हादसा टल गया। कॉलोनी और सरदार कॉलोनी के बीच में ये यहाँ बिना मुंडेर का कुआं, यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं और किसी भी समय इसका दुर्घटना का कोई संभावना बनी रहती है। और यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक बच्ची इस कुएं में गिर गई थी। पहले यहाँ पे खेत था तो पहले बच्चे वगैरह इधर नहीं आते थे, तो ये दिक्कत नहीं होती थी यहाँ पे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे प्लॉट कट गए हैं, प्लानिंग हो गई है यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ मैदान है तो बच्चे यहाँ खेलना आते हैं क्रिकेट। और इसमें क्या बड़े बच्चे भी है, छोटे बच्चे। बड़े बच्चे समझदार होते हैं, छोटे बच्चे यहाँ पे देखने आ ही जाते हैं कि कुआं है, चले देखने चलते हैं। लेकिन वो आने के बाद उनके गिरने की संभावना, इसमें डोली भी नहीं है तो गिरने की संभावना उनकी यहाँ पे ज्यादा रहती है।
और बड़ी खबर इस वक्त की, सीआई सुसाइड केस में बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसला, गहलोत सरकार का फैसला, बड़ा फैसला। सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। सीआई विष्णु दत्त आत्महत्या के मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय ले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। एसीएस राजीव स्वरूप ने कहा मामले की सीबीआई से जांच करवाएंगे। केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं। बिश्नोई समाज ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, सीबीआई जांच की मांग की थी और आज भी उन्होंने कहा था कि अभी तक कोई हमारे पास सूचना नहीं आई है, मुख्यमंत्री ने कोई फैसला नहीं लिया है, आज तक का हम टाइम देते हैं। और अब ये बड़ी खबर इस वक्त की, फैसला हो गया है, सीबीआई जांच इस पूरे मामले की करेगी। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रेम, बिश्नोई समाज ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और आज भी उन्होंने दे दिया था अल्टीमेटम शाम तक का, आखिरकार फैसला हो गया है? जी बिल्कुल सुमित जी, आपने सही कहा। बिश्नोई समाज और विपक्ष की दल की मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीआई विष्णु दत्त सुसाइड केस की अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने का फैसला लिया है और गृह विभाग ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया था। फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय से निकल चुकी है और अब गृह विभाग ये फाइल पहुंच चुकी है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप जी से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है और अब हम केंद्र सरकार को पत्र लिखने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब देर शाम तक गृह विभाग है औपचारिक तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध कर सकता है। अब इसमें देखना ये होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की अनुशंसा को स्वीकार करती है या नहीं करती, ये फिलहाल देखना होगा। अभी प्रेम ये पेज भी अटका हुआ है। क्या देखिए, इस वक्त कई लोग देख रहे होंगे हमें और जिनकी उम्मीदें टिकी हुई थी कि आज शायद फैसला ले ले सीबीआई जांच पर कुछ, तो क्या उन्हें ये आश्वासन मिल सकता है कि अब सीबीआई जांच होगी इस मामले की? इसमें मुख्यमंत्री ने चूंकि ये डिसीजन लिया है तो इसमें अब ये आश्वासन है, पुख्ता आश्वासन उन लोगों को है जो लंबे समय से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे थे। विशेषकर बिश्नोई समाज के लोग इसकी मांग कर रहे थे। ये मुख्यमंत्री के निर्णय लेते ही यह एक तरह से पुख्ता आश्वासन मिल गए हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, फिलहाल देखना होगा कि केंद्र सरकार इसकी सीबीआई जांच कराती है नहीं कराते, ये केंद्र सरकार पर डिपेंड करेगा। ये कब तक साफ हो जाएगा प्रेम? देखिए, इससे पहले राज्य सरकार ने जितने मामले सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को भेजे थे, उनमें कुछ ऐसे मामले भी थे जो केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। केवल आनंदपाल मुठभेड़ प्रकरण और जम्मू कश्मीर के फर्जी लाइसेंस का जो केस था, ये दो केस ही केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के लिए एक्सपेक्ट किए थे। चलिए, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। तो विष्णु दत्त सीआई आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच करने का निर्णय, केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा रहा है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।